कोरोना महामारी से उपजी स्थिति से देश के लोग जैसे तैसे निपट रहे हैं और इस बीच आरबीआई ने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40 कर दिया है। यानी आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस पर जानकारी दी। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज्यादातर समय ब्याज दरों को कम करते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें कम होती है, साथ ही ईएमआई भी घटती है। इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमर्शियल बैंक को केंद्रीय बैंक से उच्च कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। आरबीआई का इस तरह से अचानक ब्याज दरें बढ़ाना बाजार के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा। इस फैसले के बाद सेंसेक्स करीब 1300 पॉइंट गिरकर 55,700 के करीब पहुंच गया। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि मार्केट के लिए काफी खराब है। आरबीआई को अचानक इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। सीनियर इकोनॉमिक्स वृंदा जागीरदार ने कहा कि महंगाई के बढ़ने की वजह से आरबीआई को ये फैसला लेना पड़ा है। सर, ये आरबीआई ने जो ब्याज दर में बढ़ोतरी की है उसका शेयर बाजार पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। इसके बारे में क्या बताएंगे, इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ इन्फ्लेशन है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और 7% क्रॉस कर चुका है। अप्रैल में जब आरबीआई की पॉलिसी आई उस टाइम पे उन्होंने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाए थे और उनका जो स्टांस था वो एकोमोडेटिव ही रखा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दाम बढ़े हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगली जो उसकी मीटिंग है वो जून के अंदर है और वहां तक शायद वो इंतजार करना नहीं चाहते थे। और आज शाम को फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका का एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक डिसीजन आने वाला है। 2 दिन की उनकी बैठक है, वो शायद आज रात को 11 बजे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमें पता चलेगा कि वहां पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो शायद उन्होंने ऐसा सोचा हुआ कि 1 महीने के लिए अगर उसको जून में करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने मिड ऑफ द मार्केट, नॉर्मली ऐसा नहीं करते, कभी भी मार्केट के आवर्स के बाद ही करते हैं, लेकिन आज मिड ऑफ द मार्केट गया और वो भी इसी टाइम पे जब एलआईसी का इतना बड़ा आईपीओ खुला है और मार्केट में इतना बड़ा क्रैश हुआ है। सर, कैसे देखते हैं इससे? क्या ये लॉन्ग टर्म असर है कि फिर 1-2 दिन में ये सेटल डाउन होगा? मार्च 2020 का जो या अक्टूबर 2020 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4.40, उसमें से उन्होंने कढ़ा के बिकॉज ऑफ कोविड 4% कर दिया था रेपो रेट, वो उन्होंने रिस्टोर कर दिया। यानी कि जो 10% रिवीजन किया है वो ऑलमोस्ट आफ्टर 3 इयर्स के बाद करीब अक्टूबर, ऐसे समझो कि जो रिस्टोर किया है वो वर्चुअली आफ्टर 3 इयर्स की आरबीआई ने ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं। और रेस्टोरेशन है जो कोविड के टाइम पे उनको मजबूरन करना पड़ा था, उसके लिए उसकी जो इफेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव होती है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। जितने भी हाउसिंग लोन्स है, आपके कार के लोन है, पर्सनल लोन्स है, अगर आपने किसी और वजह से अपने बिजनेस के लिए लोन ली है, सभी के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाइक ऑलमोस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी बैंक देती है आपको, वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आरबीआई कम करेगी तो कम होगा, अगर वो बढ़ाएगी तो विथ इमीडिएट इफेक्ट बढ़ जाएगा। गुजरात में बीएसएफ भुज ने एक पाक फिशिंग बोट जब्त करने में सफलता हासिल की है। आज कच्छ के हरामी नाला एरिया में बॉर्डर पिलर के नजदीक गश्त कर रहे बीएसएफ भुज के गश्ती दल ने एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौका और 3-4 पाकिस्तानी मछुआरों को हरकत करते हुए देखा। दलदल और नालों को पैदल पार कर बीएसएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची। पाकिस्तानी मछुआरों ने बीएसएफ गश्ती दल को अपनी तरफ आते देखा और दलदली इलाके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी क्षेत्र में भाग गए। बीएसएफ के गश्ती दल ने उनका पीछा किया और बॉर्डर पिलर के पास भारतीय सीमा से बिना इंजन की पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौका को जब्त कर लिया गया। जब्त नाव की गहन तलाशी ली गई और नाव से मछली पकड़ने के जाल और मछली पकड़ने के उपकरण के अलावा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इलाके की तलाशी शुरू कर दी गई है। इलाके से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वडोदरा में हरिहरानंद बापू के लापता होने का मामला
टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसी बीच अब हरिहरानंद बापू को नासिक से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वडोदरा से हरिहरानंद स्वामी के गुम होने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र में नासिक निकट एक टैक्सी में बैठे हुए हरिहरानंद बापू को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हरिहरानंद स्वामी को वडोदरा क्राइम ब्रांच में जांच और पूछताछ हेतु लाया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले की पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में कई राज खुलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिहरानंद स्वामी के लापता होने के पीछे सरखेज आश्रम का विवाद होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में पुलिस इस मामले में तह तक पहुंचकर जांच के लिए पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। केवड़िया के भारतीय आश्रम के गादीपति महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद भारती जी 1 मई को कपुराई चौकड़ी से गुम हो गए थे। आज 4 दिन बाद उनके सेवक ने नासिक के पास एक कार में होने की खबर के आधार पर उन्हें ढूंढ निकाला। कपुराई चौकड़ी नजदीक की कृष्णा होटल के सीसीटीवी में बापू को देखा गया था। उनकी जानकारी देने वाले के लिए इनाम की भी घोषणा की गई थी। लापता होने से पहले बापू कपुराई चौकड़ी के पास रहते उनके सेवक राकेश डोडिया के घर गए थे और वहां से वे अन्य सेवक कालू भाई के घर जाने वाले थे। राकेश डोडिया ने उन्हें कपुराई चौकड़ी के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास उतारा था। स्वामी जी के एक वीडियो अनुसार उनके गुरु भारती जी के निधन के बाद अहमदाबाद सरखेज आश्रम दे देने का दबाव था और उन पर कीचड़ उछाला जा रहा था। इसी मामले से आहत होकर उनके कहीं दूर चले जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय आश्रम सरखेजनो खूब विवाद थयो। 1 વર્ષ દિવસ થયા મારા ગુરુજી ભારતી બાપુ બ્રહ્મલીન થયા ત્યાર પછીથી વિવાદ સતત શરૂ છે। આશ્રમ માગે છે વીલ મારા નામનું હતું, સામે ફ્રોડ વીલ બનાવ્યા, મને ખૂબ દબાણ કરવામાં આવ્યું। દબાણપૂર્વક ઘણા એનકેન પ્રકારે મારી ઉપર કિસડ ઉડ્યા અને ઉડાડે છે એવા માણસોને તૈયાર કર્યા। માણસો પણ કિસડ ઉડાડી અને મને દબાણ કરે છે। તો હું કંટાળી ગયો છું અને કંટાળી અને મેં આ નિર્ણય લીધો છે કે હવે હું આ છોડી નીકળી। वडोदरा से पिछले 30 अप्रैल को स्वामी हरिहरानंद गुम हुए थे। उसके बारे में पुलिस के द्वारा काफी इन्वेस्टिगेशन किया गया और आज सुबह नासिक के पास से जो स्वामी जी हैं उनके शिष्यों के द्वारा खोज लिए गए हैं और वो स्वामी जी को यहाँ लाया गया है वडोदरा क्राइम ब्रांच में और अभी उनका निवेदन लेना शुरू हुआ है और वो यहाँ से किसी टेम्पो में बैठ के नासिक गए थे और उनका जो आश्रम का जो विवाद है उसके बारे में वो काफी मानसिक तनाव में थे, उसी वजह से वो यहाँ से गए, ऐसा उन्होंने अभी बताया। धमकी के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट बताया नहीं, अभी उनकी पूछपरछ चालू है। उन्होंने अभी तक ये बताया कि आश्रम की जमीन का विवाद है, उसमें वो काफी मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे, उसी की वजह से वो गए। वडोदरा में नेवी ग्रुप द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें 19 अद्भुत पेंटिंग्स प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर पीएन आर्ट गैलरी है, जिसमें आयोजित नेवी ग्रुप के पेंटिंग एग्जीबिशन में 19 पेंटिंग्स रखे गए हैं, जिन्हें बनाने में 3 महीने का समय लगा है। सेरामिक पेल्ट, मेंटल पेल्ट और तवे जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर 3 महीने के भीतर यह बनाई गई है। इन पेंटिंग्स की थीम कमल के फूल पर आधारित है। एग्जीबिशन में नीतल दाभाड़े, हार्दिक वाघेला, वैभा पटेल की कला, गहराई की सोच चित्रों के जरिए प्रदर्शित की गई है। हमने ये पेंटिंग निहावी नाम से रखा है, जो हमारे जो स्पेलिंग है उसका नाम निहावी, नित्तल, हार्दिका और विभा के नाम से रखा है। ये पेंटिंग हमने पीएन गार्गिन में रखा है और इसकी बेस विशेषता ये है कि हमने ये सब पेंटिंग्स लोटस के ऊपर दिखाए हैं। लोटस एक ऐसा फ्लावर है जिसके पॉजिटिव ओराज आते हैं, नेचर के साथ जो अटैच है और प्रकृति के लेके उनको हमने डिफाइन किया है। उनका प्रेजेंटेशन है, वो पानी के साथ कितने अटैच होते हैं, नेचर के साथ होते हैं, वो हमने दिखाया है। तकरीबन हम 3 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब और टोटल 19 पेंटिंग्स बनाए हैं हमने। थोड़े मैं और मेरी फ्रेंड नीतल दाभाड़े हम लोगों ने पेंटिंग्स बनाए हैं और विभा पटेल है जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है जिसने म्यूरल्स बनाए हैं, वॉल हैंगिंग म्यूरल्स, जिसके अंदर उसने तावड़ी के ऊपर मिक्स मीडिया यूज़ करके मेटल यूज़ किया है, क्ले यूज़ किया है, जिससे उसने क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर्स बनाए हैं। कला नगरी बड़ौदा में आज निहावी ग्रुप यानी कि मित्तलबेन, हार्दिकाबेन और विभाबेन के द्वारा जो पेंटिंग और म्यूरल का जो अपने खुद के क्रिएशन का एक एग्जीबिशन रखा गया है और अपने वडोदरा की जो कला नगरी की पहचान है, जिसमें नवीन कलाकारों को एक माध्यम मिलता है,
जैसे हमने देखा कि पीएन ज्वेलर्स ने जो ये सपोर्ट किया है और नवीन कलाकारों को अपनी जो पहचान देने के लिए स्टेज प्रोवाइड किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आम जनता को अनुरोध करता हूँ कि अपने बड़ौदा के कलाकारों को ये एग्जीबिशन देखने आप जरूर आइए और ये एग्जीबिशन में आपने हर एक पेंटिंग में आपको एक मैसेज मिलेगा। बहुत ही उम्दा मैसेज के साथ ये एग्जीबिशन रखा गया है। हर जनता को, अपने बड़ौदा के सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ कि एक बार जरूर ये एग्जीबिशन देखने आए, बहुत ही अच्छा है। वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता के लिए शहर में तीसरी बार टेस्ट ऑफ वडोदरा का भव्य आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल से यह आयोजन संभव नहीं हो पाया था, लेकिन अब कुछ नए अट्रैक्शन के साथ टेस्ट ऑफ वडोदरा शुरू हो रहा है। वडोदरा में टेस्ट ऑफ वडोदरा के रूप में आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल को काफी पसंद किया जाता रहा और ऐसे में कोरोना के 2 साल के अंतराल के बाद तीसरी बार टेस्ट ऑफ वडोदरा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें स्वाद के साथ साथ संगीत की रंगत भी देखने को मिलेगी। टेस्ट ऑफ वडोदरा के आयोजन पर आयोजक श्यामल सेठ, स्पॉन्सर शिवांग मेहता, इवेंट पार्टनर राहुल गौतम के साथ पत्रकार परिषद का आयोजन कर टेस्ट ऑफ वडोदरा के आयोजन पर जानकारी दी। આ વખતે અમને જ્યારથી અમે લોન્ચ કર્યું તો એટલો સારો અમને રિસ્પોન્સ માર્કેટમાંથી મળી રહ્યો છે બિકોઝ કોવિડમાં લાસ્ટ 2 વર્ષથી કંઈ એવું હેપનિંગ બરોડામાં થયું જ નથી, એટલે લોકો બોર પણ થઈ ગયા છે અને અમે પણ એક સારી ક્વોલિટીની ઇવેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં સાચેત પરંપરા, દર્શન રાવલ, આપણા અતુલ દાદા, એવી ઘણી બધી એવી સારી ડીજે નાઇટ્સ છે, એવી ઇવેન્ટ કરવા અમે જઈ રહ્યા છે। પ્લસ જે લાસ્ટ યર 2 સિઝન અમે સક્સેસફુલ કરી, એવી રીતે આ વખતે અમે એના કરતાં ઘણું ઉપર રીતના ફોટો બૂથ્સ અમે લોકોએ ડિઝાઇન કર્યા છે, જે લોકોને મજા આવી જશે। આ વખતે લોકો બહુ એન્જોય કરી શકશે ઇવેન્ટને। હમણાં 30 ફૂડ સ્ટોલ્સ અમે રાખ્યા છે અને ઘણી બધી જાતના મલ્ટી ક્યુઝિન્સ ફૂડ્સ આપણે અંદર રાખ્યા છે, એમાં દરેક લોકોને અલગ વેરાયટીઝ આપણને બધાને જોવા મળશે। સારી ક્વોલિટીમાં બી અમે લોકો ક્વોલિટી વગર અમે ફૂડ અલાઉ બી નથી કરતા, સારી ક્વોલિટીનું હાઇજેનિક ફૂડ અમે લોકો બધાને પ્રોવાઈડ કરાવીએ છીએ। બુકિંગમાં એવું છે કે અમારા સ્પોન્સર છે ક્વિક સેફ એપ્લિકેશન કરીને છે, એ અમારા ઓનલાઈન ટિકિટિંગ પાર્ટનર છે। એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લોડ કરવાથી એમને એક 200 રૂપિયાની ફૂડ કૂપનનો ફાયદો મળે છે, એટલે કે 200 રૂપિયાની સામે 200 રૂપિયાની ફૂડ કૂપન અમે સામે ફ્રીમાં આપી દઈએ છીએ, તો લોકોને બી એક ફાયદો રહે અને લોકોને ઇવેન્ટમાં બી ઘણી મજા આવશે। અને ક્વિક સેફ એ ઇટસેલ્ફ એક સારી પ્રોડક્ટ, એમની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ એ લોકો લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે। હા, 29ના અમે સ્પેશિયલ આઈપીએલનું બિગ સ્ક્રીન કરેલું છે, આપણે જે ટોટલ ફૂલ સ્ક્રીનમાં આપણે લોકોને બતાવીશું। આ વર્ષે અમે લોકોએ ટીઓવી સાથે એક સરસ મજાનું એક કે બહુ સારું એક બુકિંગ પાર્ટનર તરીકેનું એક એમની સાથે એસોસિએશન કર્યું છે, કે જેમાં જનતાને, પબ્લિકને 200 રૂપિયાની ટિકિટ લઈ અને 200 રૂપિયાનું ફૂડ આપણે ફ્રી આપી રહ્યા છે। એટલે એમ કહેવાય કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ ફ્રી એન્ટ્રી વિચ ઇઝ એ બહુ મોટો એક યુએસપી થઈ જશે। અને એઝ વી નો કે ઓફલાઈન બુકિંગની લાઈન ને આ બધાના પ્રોબ્લેમ્સથી આપણે જે ઓનલાઈન બુકિંગ કરીશું તો વિલ ગેટ અ મોર એનું એ પણ મળશે આપણને સારું એવું। ક્વિક શેફ ઇઝ બેઝિકલી વી આર ઇન્ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ફ્રોઝન ફૂડ્સ એન્ડ રેડી ટુ ઇટ પ્રોડક્ટ્સ, કે જેને તમે પોતે બી ઘરે 10 મિનિટમાં ગરમ કરીને બનાવીને ખાઈ શકો છો। એની માટે કોઈ કુક કે કોઈ એવા સ્પેસિફિક શેફની જરૂર નથી હોતી તમને। સો બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ QSR, ક્વિક સર્વિસ રેસ્ટોરન્ટમાં છે અમે, અને અત્યારે અમારા પોતાના 10 આઉટલેટ છે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં થઈને, અને આવતા 1 મહિનામાં વી આર કમિંગ અપ વિથ અનધર 50 આઉટલેટ્સ ઇન ગુજરાત. દેટ ઇઝ અવર વિઝન.